Hello student, welcome back to YouTube my channel Motivation by Diksha. Today topic is Method of Education Psychology. आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियां होती हैं, जिसके बारे में मैंने बताया है आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियां होती हैं, निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि। तो निरीक्षण विधि में कितनी विधियां आती हैं इसके अंतर्गत? विवरणात्मक विधि 9 होती हैं, जिसमें मैंने ये टॉपिक रखा है केस स्टडी के बारे में। ये आपके नोट्स भी हैं, जो नोट्स करना चाहते हैं अपनी कॉपी पे तो सो नोट्स भी कर सकते हैं। और ये हमारा बीएड, एमएड, पीएचडी सारे एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट विधियां हैं। साइकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। सो गाइस, यदि हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मोटिवेशन बाय दीक्षा को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने रखा है मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों बनाया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो इसके क्या एम्स हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कितनी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में इंट्रो एंड एक्सट्रो मेथड आता है, जिसे हम अंतर्दर्शन और वही दर्शन कहते हैं। सेकंड होता है हमारा नरेटिव मेथड, जिसे हम कहते हैं विवरणात्मक विधि। इसके अंतर्गत 9 विधियां होती हैं। तो 9 विधियों में मैंने फर्स्ट विधि के बारे में डिस्क्राइब किया है अभी इसमें। जो विधि फर्स्ट है हमारी केस हिस्ट्री मेथड, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत इतिहास विधि। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से ही समझ में आ रहा है कि शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। अब जब हम एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, सिखाना, ज्ञान अर्जन करना, नॉलेज देना। तो जो भी हम सीख रहे हैं, मतलब जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक या मृत्यु पर्यंत तक जो भी हम चीज़ सीखते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, वही हमारा शिक्षा कहलाता है। और साइकोलॉजी मीन्स होता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, इसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसके कुछ एम्स हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। जो भी हम सीखते हैं टीचिंग मेथड में या टीचिंग लर्निंग में, उसको हम क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने, अनुमान लगाने व नियंत्रण करने में किया जाता है। अब शिक्षा की जो भी पद्धतियाँ होती हैं उसमें हम विद्यार्थियों के व्यवहार में चेंजेस करने के लिए कर सकते हैं, इस विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बालकों का जो भी व्यवहार है उसमें हम मतलब चेंज कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा बालकों के व्यवहार में सकारात्मक दिशा को परिवर्तन करना। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो बालक हैं उसके व्यवहार में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इन विधियों के द्वारा हम बालकों के व्यवहार में चेंजेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का अध्ययन या वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है निरीक्षण विधि, जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, तो इसकी 2 विधियाँ होती हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। लेकिन विवरणात्मक विधि की 9 विधियाँ होती हैं। पहला होता है व्यक्तिगत इतिहास विधि, जिसमें हम व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू को ही हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो इंटरव्यू मेथड वह कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करते हैं, या वार्तालाप करना, किसी गंभीर विषय पर डिस्कस करना, उसे हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। थर्ड आता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसे हम बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, इसकी 2 विधियाँ होती हैं। फिर आता है हमारा उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। इसमें हम बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले हम समस्याओं को जानेंगे, उनके कारणों को समझेंगे, फिर उसके बाद जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे और लास्ट में इसका हम उपचार करेंगे। फिर फिफ्थ है हमारा गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व व्यवहारों का अनुभव करके लेखा तैयार कर सकता है। फिर आता है प्रतिनिधात्मक विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड, जिसमें हम बच्चों के आयु स्तर के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य विधि। तो अनुदैर्ध्य विधि को हम शोध विधि भी कहते हैं, इसे कालानुक्रमिक विधि भी कहा जाता है।
इसमें बच्चों के आयु स्तर को लेकर ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उनके विकास के बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चों का विकास कितना हो रहा है, कितना ग्रोथ किया है। फिर आता है हमारा अनुक्रमिक अभिकल्प डिज़ाइन विधि, मतलब अनुक्रमिक विधि वह होती है जिसमें प्रतिनिधात्मक और अनुदैर्ध्य विधि से मिलकर बनी होती है, जिसे हम अनुक्रमिक अभिकल्प डिज़ाइन विधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा चरित्र लेखन विधि। चरित्र लेखन यानी बायोग्राफी। तो बायोग्राफी विधि वह कहलाती है जिसमें हम बच्चों के बारे में चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, जिसमें बच्चों का पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा निरीक्षण विधि के मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि होती क्या है। तो निरीक्षण विधि से आशय होता है देखरेख करना, मूल्यांकन करना या अवलोकन करना। जैसे हम दूसरे व्यक्ति का अवलोकन कर सकते हैं, इसमें हम जैसे हमारे चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है, तो हम किसी भी चीज़ को देखकर क्या कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, टाइम टाइम पर हम उसका निरीक्षण करते हैं, जिसे हम अवलोकन विधि, वही दर्शन विधि, निरीक्षण विधि के नाम से जान सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाई दर्शन, निरीक्षण, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इनको हम इन नामों से भी जान सकते हैं। निरीक्षण विधि में मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवादी की स्थापना की थी। इसमें दो विधियां होती हैं, पहला होता है हमारा अंतःदर्शन विधि और दूसरा होता है वही दर्शन विधि। इसमें निरीक्षण विधियों के दो प्रकार होते हैं, अंतःदर्शन और वही दर्शन। अंतःदर्शन में हम देख लेते हैं कि अंतःदर्शन से ही समझ में आ रहा है कि व्यक्ति क्या करेगा, अपने ही मन में स्वयं का अवलोकन करेगा, अपने ही मन में विचार करेगा, जो भी वो कार्य कर रहा है वो मन ही मन में सोचने लगता है, तो स्वयं का अवलोकन करता है वो, तो जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःदर्शन विधि कहते हैं। इसकी अवस्थाएं होती हैं, पहला है किसी बाहरी वस्तु का अवलोकन करते समय मानसिक स्थिति या मानसिक क्रियाओं पर विचार करना। जैसे किसी बच्चे ने कोई बाहरी चीज़ों को देखा और देखने के बाद क्या किया, उसने अपने मस्तिष्क पर विचार बना लिया। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, अब मूवी में ये देखते हैं कि उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या निगेटिव चीज़ें, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, उसमें हम अपने दिमाग में छवि बना लेते हैं या अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर सेकंड आता है हमारा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी मानसिक क्रियाओं के विषय में सोचता है और अपने प्रश्नों का विश्लेषण करता है। व्यक्ति जो भी चीज़ सोचेगा अपनी मानसिक क्रियाओं के बारे में सोचता है कि उसने वो कार्य कैसे किया, क्यों किया, गलत तो नहीं था, इसके बारे में वो अपने मन ही मन में डिस्कस करने लगता है। फिर नेक्स्ट आता है व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं, क्षमताओं और योग्यताओं में सुधार करने के लिए विचार करता है। अब जैसे वाई सपोज देन, जैसे हम कभी भी किसी पर भी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, तो हम अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं कि हमने एट अ टाइम जहाँ हमें नहीं बोलना था हमने वहाँ क्यों बोला, क्यों गुस्सा किया। तो ये सारी चीज़ें अंतःदर्शन के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति स्वयं अपने मन का अवलोकन कर सकता है, जिसे हम अंतःदर्शन विधि कहते हैं। अब आते हैं अंतर्दर्शन विधि के कुछ वही दर्शन विधि। तो वही दर्शन विधि क्या होती है, वही दर्शन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं J.B. वॉटसन थे। और वही दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शारीरिक, सामाजिक विधियों के अध्ययन के साथ साथ हम उसके व्यवहारों और क्रियाओं का भी निरीक्षण करते हैं, और इस विधि में निरीक्षण और परीक्षण दोनों किया जाता है, जिसे हम वही दर्शन विधि कहते हैं। तो वही दर्शन विधि में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेंगे, साथ में उसका टेस्ट भी लेते हैं, साथ में उसका हम परीक्षण भी कर सकते हैं, जिसे हम वही दर्शन विधि कहते हैं। तो वही दर्शन विधि के हम देखते हैं कुछ अवस्थाएं। पहला होता है दूसरों के व्यवहारों का सही निरीक्षण करना। जिसका भी हम निरीक्षण और परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम सही चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। सेकंड हो सकता है व्यवहारों का लेखा करना। जिसके भी बारे में हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या उसका निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो उसके हम सही रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उसके क्या व्यवहार हैं उसका लेखा तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा व्यवहारों की व्याख्या और विश्लेषण करना। जो भी उसके व्यवहार हैं तो हम उसके व्यवहारों की व्याख्या कर सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वही दर्शन के गुण। तो कुछ गुण हैं वही दर्शन के। पहला होता है ये वस्तुनिष्ठ विधि होती है। सेकंड होता है इसमें समय और श्रम काफ़ी कम लगता है, क्योंकि हम इसमें एक साथ निरीक्षण और परीक्षण कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक साथ कई व्यक्तियों और क्षमताओं, अभिरुचि आदियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम एक ही समय पे व्यक्तियों की कैपेसिटी, उनकी क्या इंटरेस्टेड है, उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। अब आता है हमारे वही दर्शन विधि के कुछ गुण एवं दोष।
अब आता है वही दर्शन विधियों की कुछ कठिनाइयाँ एवं दोष। तो इसकी हम कुछ कठिनाइयाँ देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा शंका एवं दोष, दूसरा होता है अविश्वसनीयता और तीसरा है क्रमबद्धता। तो पहला होगा शंका एवं दोष में कि जब कोई व्यक्ति दूर रहकर किसी घटना या व्यवहार को निरीक्षण करता है तो उसके मन में क्या होने लगती है, कुछ ना कुछ शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब दूर से व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी चीज़ या किसी भी घटनाओं को डिस्क्राइब करेगा तो मन में ही उसके क्या होने लगती हैं, शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सेकंड है अविश्वसनीयता। तो निरीक्षण करता कितना भी सूक्ष्म कार्य क्यों ना कर ले, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति के मन में अविश्वसनीयता रह जाती है। फिर तीसरा आता है क्रमबद्धता। इस विधि में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं हो पाता है क्रम से, क्योंकि व्यक्ति के मन में जो क्रमबद्धता बनी रहती, सीक्वेंस से हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते। तो ये तो हो गए बही दर्शन विधि की कुछ कठिनाइयाँ एवं दोष। अब आता है हमारा केस स्टडी, जिसमें विवरणात्मक विधि में मैंने डिस्कस किया है कि यह विधियाँ जो मानव के व्यवहार का अध्ययन कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले विधि होती है हमारी व्यक्तिगत इतिहास विधि। विवरणात्मक विधि के 9 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो विधि है हमारी केस स्टडी। जो केस स्टडी कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इसको पूरा एंड तक देखिए। तो पहला है व्यक्तिगत इतिहास विधि, वह होती है जिसमें हम व्यक्ति के गुण एवं दोषों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जैसे उसकी मानसिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, इनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जब हम किसी की केस हिस्ट्री बनाएंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, तभी हमें हमारी केस स्टडी एक तैयार होती है। इसकी कुछ परिभाषा है। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी समस्या का निदान करना। जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी कारण होते हैं, हम उसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत इतिहास विधि के कुछ गुण। क्या क्या गुण हो सकते हैं? पहला होगा बालकों के व्यवहार का अध्ययन हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। इसमें हम बालकों के जो भी व्यवहार हैं उसमें हम डायरेक्टली रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड होता है भूतकालीन घटनाओं को समझना। जो भी भविष्य में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक के मानसिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस विधि में विशिष्ट बालकों के व्यवहार को समझने में सहायक होती है। जो भी विशिष्ट बालक हैं उनके नेचर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं केस स्टडी के माध्यम से। देन नेक्स्ट है इस विधि में व्यक्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जो व्यक्ति की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी पूर्व अनुभव किया गया है, उनके बारे में हम एक केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। अब आता है हमारा व्यक्तिगत इतिहास विधि की कुछ सीमाएं। तो इसकी 2 सीमाएं हैं। पहला होता है सूचना एकत्र करना आसान नहीं होता। इस विधि में इस विधि में हम जिस भी व्यक्ति के बारे में केस स्टडी तैयार करते हैं तो उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यदि हम कुछ लाइब्रेरीज़ के माध्यम से, बुकों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। यदि कोई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं तो उनकी केस स्टडी तैयार करने में हमें बहुत टाइम लगता है। फिर यह कौन सी विधि होती है? यह एक वैज्ञानिक विधि होती है। तो ये तो हो गए हमारे व्यक्तिगत इतिहास विधि, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि व्यक्तिगत इतिहास विधि क्या होती है। अब आता है हमारा व्यक्तिगत इतिहास विधि का मैंने एक प्रारूप बताया है कि केस स्टडी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरने जाते हो या एग्ज़ाम के समय कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें सारी चीज़ें, बायोडेटा आपका पूछता है कि आपका नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम क्या है। इस तरीके से हम एक केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। सो मैंने एक प्रारूप बताया आप लोगों को, तो इस प्रारूप के माध्यम से आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम परिचय, यदि किसी बच्चे का लिया है तो उसका नाम, उसके वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, जन्म तिथि, उसका जन्म कब हुआ है, अब वो मतलब गर्ल्स है या बॉयज़ है, फीमेल क्या है वो, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी कक्षा, वो किस कक्षा में है। सेकंड आता है जन्म संबंधी जानकारी। तो जन्म का स्थान, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य कैसा था, बीमार तो नहीं थी, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो उसमें भार कितना था, यदि बच्चा जिस बच्चे के बारे में आप बना रहे हैं ना, तो उसका भार, ऊंचाई, बोलचाल, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। फिर आता है हमारा परिवार की जानकारी। तो परिवार की जानकारी में आएगा पिता का नाम, पिता की शिक्षा, माता का नाम, माता की शिक्षा, भाई बहन की संख्या, वो बच्चा परिवार में बड़ा है या छोटा है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में उसकी क्या स्थिति है, परिवार की क्या आय है, आय के क्या साधन होते हैं, क्या परिवार के पास अपना खुद का घर है कि परिवार किराए से रह रहा है, कैसे रह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। देन नेक्स्ट है बुद्धि का स्तर,
तो बुद्धि के स्तर में क्या आ जाएगा कि बालकों के बौद्धिक स्तर के विषय में शिक्षक के क्या विचार हैं। आप टीचर्स के विचार बताइए कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि बालक के बौद्धिक स्तर के विषय में पेरेंट्स के विचार, मतलब उनके मम्मी पापा के क्या थॉट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शैक्षिक स्तर, बच्चा कहाँ तक पढ़ा है। 8वां है विशिष्ट रुचि, उसकी क्या इंटरेस्टेड है, उसकी क्या रुचि, उसे क्या पसंद है। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक योजना, पढ़ाई की समाप्ति के बाद बच्चा क्या करना चाहता है, भविष्य में जॉब करना है या व्यवसाय करना है, उसकी पसंद नापसंद, इसके बारे में हम फिल कर सकते हैं। फिर देन लास्ट है हमारा विश्लेषण। तो विश्लेषण में आप केस स्टडी, किसी भी बच्चे, अपने फ्रेंड्स, किसी के बारे में आप एक केस स्टडी इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में जो पहला टॉपिक था मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी साक्षात्कार विधि क्या होती है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको जो चीज़ें नोट करनी है तो आप इस पर अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।